तो देखिए आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो ये जो चैप्टर है 11th, इसको देख रहे हैं। तो यहां से 2 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं नीट में। तो कई बार 1 आता है, कई बार 2 आता है, पर मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चंस आने चाहिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। कंसेप्ट हैवी चैप्टर है। तो जैसा फोटोसिंथेसिस में मैंने आपसे कहा था, इसमें भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बार अगर आपके टाइम शेड्यूल में थोड़ा बहुत ये टाइम निकलता है तो जस्ट गो थ्रू दी चैप्टर। नहीं निकलता है कोई बात नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और सबके ऑडियो सॉल्यूशन जरूर सुनिए, चाहे वो बहुत आसान है, उसके बावजूद उसके ऑडियो सॉल्यूशंस को सुनिए। कोई ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार आपने सुन लिया ऑडियो को, 40 सेकेंड 1 मिनट के करीब के वीडियो हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ऑडियो है। और जब आपने ये सुन लिया उसके बाद में प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, करीब करीब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई नहीं होता है तो उसको फिर एक बार आपने ज़रूर देखना है, उसके आप नोट्स बनाइए और फाइनली फिर मास्टरिंग एनसीईआरटी इसका जरूर करना है। तो मैंने काफ़ी असर्शन रीजन फॉर्मेट में क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उनको आपको जरूर करना है। अगर आप उन असर्शन रीजन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और करीब करीब सारे क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने इस चैप्टर को वाकई में मास्टर कर लिया है और आप बिल्कुल तैयार हैं नीट एंट्रेंस को फेस करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया मैं किस तरह से ये काम करना है। अच्छा, इस चैप्टर में मैंने एक अलग से अप्रोच ली है। आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं अपनी अप्रोच को चेंज करता हूं चैप्टर के हिसाब से। इसमें मैंने एक बिल्कुल अलग अप्रोच ली है। इस चैप्टर के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब कोई भी कंसेप्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए। मैं केवल ये कर रहा हूं कि आपकी एनसीईआरटी के किस सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको इन्यूमरेट कर रहा हूं और आंसर भी नहीं दूंगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मैं केवल आपका ध्यान क्वेश्चंस की तरफ दिला रहा हूं, क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आप वीडियो को बार बार पॉज करके अपना आंसर दिमाग में सोचिए कि इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। अगर कोई ऐसा लगता है कि ये आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक साथ में एक नोटबुक रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इसको हमें एक बार देखना है। तो मुझे उम्मीद है ये अप्रोच हम इसमें ले रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो सबसे पहले जो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं डिफ्यूजन। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नंबर 1 कि डिफ्यूजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा वो पूछेंगे कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स का क्या मतलब है। तो देखिए यहां पर एक लाइन है, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। तो इसका क्या मतलब है, किस तरह से आप डिफ्यूजन इन सॉलिड्स को एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए। तो यहां पर जैसे देखिए, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस, सो इसके आगे जो लाइन है वो आंसर है। तो मुझे उम्मीद है ये आप इस तरह से समझ रहे हैं 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको ये समझ में आएगा कि डिफ्यूजन, देखिए वो उस तरह के क्वेश्चंस में अब डिस्कस नहीं कर रहा, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एटीपी एनर्जी नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। मैंने आपसे 3 चीज़ कहा, मुझे एक तो फैक्टर बता दीजिए। मैं जानता हूँ डिफ्यूजन आप जानते होंगे किसे कहते हैं, फैक्टर्स बता दीजिए किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिपिड सोल्यूबिलिटी में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स क्या होता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्लांट्स के लिए वो कौन सी चीज़ है जो केवल डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट होगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मुझे बताइए कि हमने किसी और चैप्टर में डिस्कस किया था कि प्लांट के करीब करीब बहुत सारे सेल्स, करीब करीब ज़्यादातर प्लांट बॉडी बहुत पास होती है एनवायरनमेंट के गैसियस एक्सचेंज से। आपने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। आपने देखा कि वुडी स्टेम्स में भी बीच में जो सेकेंडरी जाइलम या वुड होती है उसमें ज़्यादातर लिविंग टिश्यू नहीं होता, लिविंग टिश्यू बाहर की तरफ होता है, लेंटिसेल होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। उसका क्या एडवांटेज है और कैसे ये बात कंपनसेट होती है कि प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद ये गैस किस तरह से पहुंच रही है सेल तक। तो इस फ्रेमवर्क में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरी चीज, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगला जो टॉपिक है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो मुझे ये बताइए कि पहली चीज आपकी एनसीईआरटी कहती है कि हाइड्रोफिलिक मोइटीज
क्यों क्रॉस नहीं कर पाती हैं सेल मेम्ब्रेन को आसानी से? सो यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रो सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। सो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे पहला तो आंसर यही चाहिए कि ऐसा क्यों कह रही है एनसीईआरटी कि इनका ट्रांसपोर्ट मुश्किल है। फिर क्यों कह रही है? क्योंकि मुश्किल है इसलिए फैसिलिटेट करना पड़ेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या अंतर है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है? इसका मतलब मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाह रहा हूं। ये जो कंपैरिजन है, यहां से कॉमन क्वेश्चन बन सकता है, कौन सैचुरेट हो सकता है, किसको आप इनहिबिट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजें, ये जो कंपैरिजन है, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज ये, क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनका काम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना है या पहले से ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए? एक इस तरह की लाइन आपकी एनसीईआरटी कह रही है। सो देखिए यहां पर ये कह रही है कि दे डू नॉट सेट अप अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके बारे में कह रही है? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, जब मैं आपके सामने एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस निकाल रहा हूं तो आप एग्जामिनर की मेंटेलिटी से सोच रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि मुझे मेरे ही जैसी एज का कोई एग्जामिनर होगा, मेरे ही जैसे एक्सपीरियंस के एग्जामिनर होंगे जो कि इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। उस एनसीईआरटी को आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। मुझे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपसे ये है कि आपने आकर के 11th-12th में ही पढ़ी है, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरी थिंकिंग आपसे बेटर हो सकती है या आपसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है। ये इसकी वजह है। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूं या आप कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मैं 20 साल से मतलब टेंस एंड 20s ऑफ बैचेस हर साल पढ़ा रहा हूँ। Thousands of students have been taught by me, hundreds have been selected and some in very prestigious medical colleges, some have been very extraordinary rank holders। तो इन सब बच्चों ने क्वेश्चंस पूछ के हमें बहुत सिखाया है। तो देखिए, दिस इज द एक्सपीरियंस दैट वी हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोगों ने मेरी नॉलेज को, आप मानेंगे नहीं, मेरे को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि 20 साल पहले एनके शर्मा और आज के एनके शर्मा में जो बेसिक अंतर है वो इन बच्चों की वजह से है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछ के मुझे सब्जेक्ट पढ़ने पे मजबूर किया, सब्जेक्ट को अलग तरीके से प्रेजेंट करने पे मजबूर किया। मुझे पता लगा कि क्यों बच्चे जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के क्लास में बैठते हैं उनको किस तरह से अप्रोच किया जाता है, और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई। देखिए, फिर एक्वापोरिन्स की बात आएगी। सो एक्वापोरिन्स के बारे में क्वेश्चन आएगा कि क्या है एक्वापोरिन्स, कितनी तरह के एक्वापोरिन्स होते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एक्वापोरिन्स की डिस्कवरी के बारे में आइडिया कैसे लगा। वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, निकल सकता है सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो जो ऑब्जर्व था उससे रेट ज़्यादा था, और इसीलिए लोगों ने सोचा कि एक्वापोरिन्स होने चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने फिर एक आंसर दे दिया। मैंने आपसे कहा था कि मैं आंसर नहीं दूंगा, हैबिट्स डाई हार्ड। तो मेरा मतलब है, इस तरह से आपने ये भी सोचना है कि एक्वापोरिन्स ही क्यों, वाटर चैनल्स किस लिए चाहिए। देखिए, यहीं से अगर आप सोच पा रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे चले जाइए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कलेक्टिंग डक्ट को परमिएबल बना देता है वाटर के लिए। क्या करता होगा? परमिएबिलिटी ऑफ वाटर के लिए क्या करना होगा? सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। एक चीज और, इसके बाद में ये एक डायग्राम है, देखिए, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। बड़ा आसान कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हालांकि मैं आपको आंसर्स नहीं बता रहा हूं, पर एक चीज जरूर बता देता हूं कि एनिमल सेल्स में सोडियम आयन प्राइम मूवर है। उस को ट्रांसपोर्ट जब चीज़ें होती हैं तो सोडियम आयंस के साथ में होती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में जो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, को ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इसमें जो प्राइम मूवर है वो H+ आयन है। ये एक प्राइमरी कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया तो जैसा अब हमने देखा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला डिफरेंस क्या बताएंगे, मेन डिफरेंस आप क्या बताएंगे? तो कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन कई बार ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हो सकता है चारों दिए हुए हों और चारों ठीक हों और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना है। मेरे हिसाब से एंट्रेंस में सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है
क्योंकि अदरवाइज अगर एक ही आंसर है, मान लीजिए एक सिंगल ही आंसर है, देन इट इज़ वेरी इजी। तब कहानी ये है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो चारों चॉइसेस ठीक हैं और आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है, यही कहते हैं आपके एंट्रेंस के इंस्ट्रक्शन में, देन दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि आपकी इंटरप्रिटेशन, मेरी इंटरप्रिटेशन और एग्जामिनर की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, और एक्चुअली जो काम की इंटरप्रिटेशन है वो एग्जामिनर की है। तो मुझे उम्मीद हो गई ये बात आप भी, ये भी समझ गए होंगे। तो देखिए उसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन में यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बार बार हम ये कहते हैं कि लाइफ को अगर पानी से निकल के, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ये कंसेप्ट तो आप बार बार रिवाइज कीजिए। लाइफ ओरिजिनेट हुई पानी में, पानी के बाद लाइफ किस पर आई है? लैंड पर आई है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, वो क्या एडेप्टेशंस चाहिए थे जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो पाए लैंड पर? क्या वास्कुलर टिश्यू की रिक्वायरमेंट होगी? पहले थैलोफाइट्स थे, उसके बाद में थोड़ी सी प्लांट बॉडी बननी शुरू हो गई, फिर वास्कुलर बंडल्स आने शुरू हो गए, उसके बाद में फ्लावर आना शुरू हो गया, सीड बनना शुरू हो गया, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, इस तरह की एक इवोल्यूशनरी ट्री। आपको हर स्टेप पर यह सोचना चाहिए कि फ़ायदा क्या हुआ, What was the evolutionary advantage? जैसा मैंने आपसे ये कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको से फॉर एग्जांपल एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एमनियन की फॉर्मेशन एम्ब्रियो को डेसिकेट नहीं होने देती। इसीलिए जो एमनियोट्स हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, वर्टिब्रेट्स में ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जो लैंड पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस उस वाटर से इंडिपेंडेंट हो जाने चाहिए। सो बेसिक रिप्रोडक्शन मस्ट बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वाटर। क्लास 12th में प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट रिप्रोडक्शन में उन्होंने कहा है कि सीड फॉर्मेशन के बहुत एडवांटेज है। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ याद आ रहा होगा, और 2-3 चीजें उन्होंने बताई हैं। उसमें पहली चीज ही ये कहा है कि ये जो फर्टिलाइजेशन वगैरह है, दैट इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। दैट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो मुझे उम्मीद है आप इस तरफ भी सोचेंगे। देखिए एक बात बड़े ध्यान से समझिए, प्लांट के बारे में एक बात हमेशा दिमाग में रखिए कि प्लांट को 2 जिंदगी जीनी है। 2 जिंदगी मैं कैसे कह रहा हूं? एक सॉइल के ऊपर जीनी है, एक सॉइल के नीचे जीनी है। तो याद रखिए राइजोस्फीयर, रूट सिस्टम, और याद रखिए शूट सिस्टम। तो एक पार्ट उसका सॉइल के ऊपर है, एक पार्ट उसका नीचे है, और इस तरह से आप अगर कोरिलेट करेंगे कि किस तरह से ये पार्ट अडेप्टेड है, किस तरह से ये पार्ट अडेप्टेड है, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस और आपको रटने की जरूरत कम पड़ेगी। आगे आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो फ्री मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, उसका जो पोटेंशियल टू डू वर्क, दिस इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाटर पोटेंशियल को प्राइमरीली डिसाइड करते हैं? तो ग्रेविमेट्रिक, मैट्रिक्स पोटेंशियल आप भूल जाइए नीट के लेवल पर। आप 2 चीजें याद रखिए, प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। पानी जब सेल के अंदर घुसता है तो उसका प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? उसके बाद में जब वो घुसेगा अंदर तो उसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल पे क्या असर आता है, ये सोचिए। फिर उसके बाद में जो पानी अंदर जा रहा है, ये पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगेंस्ट द सेल वॉल। फिर वो सेल वॉल जो है कुछ पुश बैक करती है। टर्गर प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर क्या है, टर्जिड सेल क्या है, फ्लैसिड सेल क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं? ये प्रेशर पोटेंशियल क्या पॉजिटिव ही होगा या कभी नेगेटिव भी हो सकता है? अगर मैं सिरिंज से कोई फ्लूइड को बाहर निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, और अगर मैं सिरिंज से फ्लूइड को अंदर पुश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? कैन इट बी नेगेटिव, कैन इट बी पॉजिटिव? जैसे मैंने आपसे फिर कहा कि सेल के अंदर पानी घुस रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर पोटेंशियल? व्हाई व्हाट हैपेंस व्हेन दिस वाटर एक्सर्ट्स अ प्रेशर अगेंस्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट एबेट्स द सेल वॉल। यहां से मैंने जैसे अभी आपको कहा टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर वाली चीज आएगी। फिर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर मैं प्योर पानी के अंदर, प्योर पानी, बिल्कुल बिल्कुल प्योर वाटर बिना किसी सोल्यूट के, अगर वो ओपन कंटेनर में पड़ा हुआ है मान लीजिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कंडीशन है, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? बाकी अगर कोई सॉल्यूशन है तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वाटर, देखिए जब भी किसी का आप पोटेंशियल नापते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या वो हमेशा नेगेटिव ही होगा?
ये बहुत जरूरी है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल किसे कहते हैं? सॉल्यूट को अगर मैं ऐड करता हूं तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्यों कम होते हैं, क्यों वो पानी को बाहर नहीं जाने देगा? से फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करते हैं कि एल्बुमिन जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करता है, हाउ डज इट कीप ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं सॉल्यूट डालूंगा तो क्या जो सॉल्यूट पोटेंशियल है और लोअर, इसका मतलब और नेगेटिव हो जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ रही हैं। देखिए अब आप अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए। मैं आपको कंसेप्चुअल बायोलॉजी पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। कंसेप्चुअल बायोलॉजी में अपने आप से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये समझिए, जो फैक्चुअल बायोलॉजी वो बार बार पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, उसमें फैक्ट्स है, वो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप अपने को कन्फ्रंट करेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं आता है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। देन देयर वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसा मैंने अभी कहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टर्जिड सेल एंड व्हाट इज अ फ्लैसिड सेल। याद रखिए कि ये इक्वेशन क्या है वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की, किस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हो सकता है कि इसका वाटर पोटेंशियल इतना है, सॉल्यूट पोटेंशियल इतना है, इसको इस सॉल्यूशन में रख दिया जिसका ये है, तो बाद में बताइए इक्विलिब्रियम पे किसका क्या कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने मास्टर क्लास में 2-3 कराए हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में शब्द इस्तेमाल नहीं है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, सक्शन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब हम सब चीजें वाटर पोटेंशियल के बारे में कहते हैं। फिर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल सेम है? अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करता हूं तो किस पे कौन सा साइन आएगा? दे आर अपोजिट इन साइंस, तो किस पे कौन सा साइन आएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिर अगर मैं फ्लैसिड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो क्या होगा? क्या प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात समझ में आनी चाहिए आपको। फिर जब आप ये कहेंगे कि अगर प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है सेल में, तो जो प्लाज्मोलिसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो क्या चीज आ जाएगी? अगर मैंने फ्लैसिड सेल को किस में रखा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो क्या होगा? ये मेरा मेन क्वेश्चन है। यहां से आप समझिए प्लाज्मोलिसिस, फिर आप समझिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट रही है तो वो उस स्पेस में क्या आएगा? ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल क्या एक सेपरेट कंपार्टमेंट है? यह भी बात आपको सोचनी चाहिए कि क्या रोल है प्लांट फिजियोलॉजी में वैक्यूल का। टर्जिडिटी से सेल एक्सपेंशन कैसे होती है? व्हाट एग्जैक्टली इज विल्टिंग? विल्टिंग कब होती है? सो ये मैंने आपको प्लाज्मोलिसिस के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताए। तो आप उम्मीद है इन सब क्वेश्चंस को आप कर रहे होंगे। ये वाटर पोटेंशियल हुआ, यहाँ पर ये ऑस्मोसिस, हमने ये कहा ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्लाज्मोलिसिस की बात करी। और मैंने आपसे ये बहुत पूछा कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि ये फ्लैसिड सेल क्या है और विल्टिंग किसे कहते हैं। ये दोनों चीजें मुझे एग्जैक्ट चाहिए। व्हाट वुड बी द साई पी ऑफ अ फ्लैसिड सेल? विल इट बी जीरो? विल इट बी जीरो? क्या साई पी फ्लैसिड सेल की जीरो होगी? मुझे उम्मीद है ये बात आप कर पाएंगे, यहां से एक क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर इम्बिबिशन आया। इम्बिबिशन में अब आप ये देखिए कि ये जो सीडलिंग बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट होता है। मान लीजिए किसी तरह से मैं ये कहता हूं कि ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा रॉक है, मुझे इसको तोड़ना है और इसमें बीच में एक ये क्रिवाइस है और यहाँ पर मैंने एक लकड़ी रख दी जिसको मैं धीरे धीरे गीला करता जा रहा हूँ। तो हो सकता है कई बार ये रॉक्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। कितना ज़्यादा प्रेशर इम्बिबिशन से क्रिएट हो सकता है। इम्बिबिशन के लिए जो फ्लूइड इम्बाइब हो रही है और जो सरफेस उसे इम्बाइब कर रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट द इंटरेक्शन ऑफ विच एक्चुअली प्ले अ की रोल इन दिस। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीड जर्मिनेशन में इसका क्या रोल है? ये सारी की सारी चीजें अब यहां से क्वेश्चन आएगा। अगेन आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल एक्सपेक्ट इन
नीट एंट्रेंस एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास और बल्क फ्लो पे, मास और बल्क फ्लो पे। तो देखिए बेसिकली एन मास ए का क्या मतलब है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डिफ्यूजन से मास और बल्क फ्लो के बीच में क्रिटिकल डिफरेंस क्या है, क्रिटिकल डिफरेंस क्या है। और देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिर आपको दिखा रहा हूं कि ये बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर गार्डन होस और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, इन दोनों से हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं। और देखिए ये जो दोनों वास्कुलर टिश्यूज हैं जाइलम और फ्लोएम, क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है। 2019 में भी इस तरह का क्वेश्चन था। यहां से देखिए इनवेरिएबली एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट आपने बहुत बढ़िया तरह से पढ़ा हुआ है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ एंडोडर्मिस, द रोल ऑफ एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये देखिए कौन सी वॉल में है, कौन सी वॉल में है। और इसीलिए देखिए एक चीज और बता रहा हूं, मान लीजिए कोई चीज कॉर्टेक्स के सेल से ही, कॉर्टेक्स के सेल से ही सेल के अंदर घुस के सिम्प्लास्ट होता हुआ आ रहा है, तो फिर वो शुरू से ही सिम्प्लास्ट है। शुरू में अगर कोई चीज एपोप्लास्ट से आ रही है देन व्हाट हैपेंस एट एंडोडर्मिस। दो चीजें बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। हो सकता है ये कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से सारी चीजें खाली एपोप्लास्ट से ही आएंगी, हो सकता है कुछ चीज पहले ही किससे आ रही हो, सिम्प्लास्ट से आ रही हो। और अगर कुछ चीज पहले ही सिम्प्लास्ट से आ रही है तो उनके ऊपर सिलेक्शन पहले ही लग चुका है कि कौन सेल के अंदर जाएगा, कौन सेल के अंदर नहीं जाएगा। वहां पर जो एंडोडर्मल प्रोटीन्स है फिर शायद इस काम में उतने जरूरी रोल प्ले नहीं करेंगे, अगर पहले ही उन्होंने किसी सेल मेम्ब्रेन को क्या किया है, ट्रांसपोर्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझिए। मास्टर क्लास में मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, और आप किस तरह से इसको भी कर सकते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इज़ अ वेरी 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 कॉमन क्वेश्चन, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक लाइन की तरफ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, देखिए बड़े ध्यान से। द मूवमेंट ऑफ वाटर through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. This is the only way water and other solutes can enter inside the vascular cylinder. और एक बार vascular cylinder में पहुंच गए तब क्या होगा, then it would be a part of the apoplast or the symplast. दूसरी चीज, एक चीज देखिए, अगर सक्शन प्रेशर लग रहा है तो जाइलम किस तरह से इस प्रेशर को सस्टेन कर पा रहे हैं, जाइलम के खुद के एलिमेंट्स कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक सक्शन प्रेशर लगा रहे हैं तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। यहां से आपको कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन समझ में आ सकती है। क्या लिग्निन लगा दें, कुछ इस तरह का काम कर दें ताकि ये कम से कम इस पर्टिकुलर प्रेशर को सस्टेन करके खड़े तो रहें। सो ये बात आपको समझ में आ रही है। अंदर वाटर कॉलम में कितना आप जानते हैं, वाटर के बीच में जो कोहेशन एडेशन, जब अभी हम बात करेंगे कोहेशन किसे कहते हैं, एडेशन किसे कहते हैं, आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे, आसपास की वॉल से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे क्या कहेंगे, अभी देखते हैं इसको आगे। देखिए इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है, बड़े ध्यान से देखिए कि पाइनस का सीड क्यों नहीं जर्मिनेट कर पाता अगर आप मान लीजिए कहीं से उसे उठा करके लाएं और स्टराइल सॉइल में उसको प्लांट कर दें, तो उसके जर्मिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या उसकी एसोसिएशन माइकोराइजा से ऑब्लिगेटरी है। सो द वर्ड इज ऑब्लिगेटरी, इज इट ऑब्लिगेटरी, क्या वो उसके बिना जर्मिनेट कर पाएगा, कम कर पाएगा या बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इस तरह से अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कीजिए। इसके अलावा फिर आता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के बारे में दो चीजें पूछेंगे कि कब होता है जनरेट, क्या वजह है उसकी, आयन मूवमेंट्स का क्या कारण है, कहां पर क्या पोटेंशियल हो रहा है, वाटर पोटेंशियल, पानी कहां से कहां जा रहा है, और लास्ट में ये पूछते हैं कि रूट प्रेशर क्या बहुत ऊंचाई तक पानी को ले जा सकता है, और अगर नहीं तो इसका मैक्सिमम रोल क्या हो सकता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द मैक्सिमम रोल। क्या वाटर कॉलम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में कोई रोल हो सकता है इसका। तो जैसा मैंने आपसे पूछा किन कंडीशंस में डेवलप होगा, दिन है कि रात है, किस तरह की, इस तरह की मैं बात कर रहा हूं, क्या पंप किया जा रहा है सॉल्यूट को कहां से कहां,
कहां पर नेगेटिव पोटेंशियल हो रहा है जिसलिए पानी आ रहा है। देखिए सॉइल में सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। सॉइल के अंदर कह रहा हूँ, सॉइल के अंदर, उसकी वजह यह है इन द सॉइल इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पर कंपार्टमेंट नहीं है, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। लेकिन अगर सॉइल अगर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हाइपरटोनिक चीज़ हुई तो क्या असर आएगा रूट सेल पर, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि रूट सेल्स के चारों तरफ अगर हाइपरटोनिक हो गया, हाइपर सलाइन एनवायरनमेंट हो गया तो रूट सेल पर क्या असर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा जैसा गटेशन हो गया, फिर ट्रांसपिरेशन पुल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन, टेंशन, और ये जो ट्रांसपिरेशन मॉडल है, ट्रांसपोर्ट मॉडल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए मीजोफिल सेल से उसके बाहर की जो स्पेस है स्टोमेटा से, वहां से कहानी शुरू कीजिए, कैसे कैसे एक एक मॉलिक्यूल वाटर का ऊपर खिंचता है, वो क्या चीज है। देखिए यहां बड़े ध्यान से देखिए कि कोहेशन क्या है, एडेशन क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, और इन किसकी वजह से ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, कैपिलैरिटी, इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ट्रेकीड्स और वेसल में डिफरेंस क्या है, किसकी वजह से क्या एडवांटेज है, ट्रेकीड्स और वेसल में क्या अंतर है, किसकी वजह से क्या एडवांटेज है, किसका डायमीटर कैसा होता है, किसका डायमीटर कैसा है, कौन एंजियोस्पर्म में है, कौन जिम्नोस्पर्म में है, क्या एडवांटेज है से फॉर एग्जांपल वेसल्स का ट्रेकीड्स के ऊपर, और क्या ट्रेकीड्स का भी कोई एडवांटेज है वेसल के ऊपर। ये मैंने मास्टरिंग एनसीईआरटी में कंसेप्ट को टच किया है। तो नॉर्मली आप वेसल देखते हैं ट्रेकीड्स के ऊपर, मैंने उल्टा भी देखा है। और याद रखिएगा कुछ जिम्नोस्पर्म्स बहुत टाइम से ऐसे ही चले आ रहे हैं, तो जितनी मर्जी एनवायरनमेंट, देखिए एक बात समझिए, अगर आप किसी चीज को लिविंग फॉसिल कह रहे हैं तो आपके दिमाग में एक बात ये भी आनी चाहिए कि ये इतनी एनवायरमेंटल कंडीशंस इसके इवोल्यूशनरी पीरियड में चेंज हुई है, उसके बावजूद ये जिंदा रहा है, उसके बावजूद ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, तो इसके फीचर इसको एडेप्टेड बनाते चले गए। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा साइकस में या किसी और पर्टिकुलर, मैं जरूरी नहीं है मैं खाली साइकस की बात कर रहा हूं, किसी भी इवोल्यूशनरी फॉसिल में, कि इसमें ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इतना एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद में भी ये क्या सुपर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या इनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ा, या कुछ और है, हमारी थिंकिंग थोड़ी सी गलत तो नहीं है इस बारे में। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर फिर एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपीरेशन के फायदे क्या हैं, और ये क्वेश्चन C4 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेसिस वो एडेप्टेशन, एक तरफ मैक्सिमाइज करना है CO2 को और मिनिमाइज करना है वाटर लॉस को। हाउ दिस इज अचीव्ड इन C4 फोटोसिंथेसिस, दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद में यहां से फिर देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ये जो क्वेश्चन आया था जाइलम फ्लोएम के ऊपर, इसको आपने बिल्कुल तैयार करना है, दिस वुड बी एन इजी क्वेश्चन। एंड देन फ्लोएम, तो फ्लोएम और जाइलम में ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल का क्या मतलब है, सेनेसेंस के टाइम पर क्या होता है ऑर्गन से, कौन सी चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के एलिमेंट्स का क्या होता है। तो ये जो लीव्स हैं, सेनेसेंट लीव, इससे मैं कोई चीज़ कहाँ पहुँचा सकता हूँ, यंग लीव्स तक कैसे पहुँचा सकता हूँ। सो ये जो सारा कंसेप्ट है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि आसानी, जो कि ट्रांसलोकेट हो सकते हैं एजिंग के साथ में, कौन से नहीं हो सकते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी दो अलग अलग चैप्टर में कुछ अलग अलग बात कर देती है, एक किसी एलिमेंट के लिए, उस पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ये उसके ऊपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होइए कि ये क्या है, कैल्शियम के ऊपर क्या रोल है, सल्फर का क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। दो जगह पर अलग अलग बात लिख रही है आपकी एनसीईआरटी। जाइलम के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी, हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं करता है, कुछ इस तरह की बात भी आपको पता, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्या कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब बिल्कुल आई वांट एब्सोल्युटली क्लैरिटी इन माय माइंड कि एक बारी मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करके अब इस चैप्टर को ढंग से समझ लूंगा, क्योंकि मैंने बार बार ये देखा कि ये जो कंसेप्चुअल टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें शुरू में टाइम लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर सोर्स और सिंक का जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो मैकेनिज्म ऑफ मास फ्लो हाइपोथेसिस है, इसमें बड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कंपेनियन सेल्स का क्या काम है, एल्बुमिनस सेल किस में मिलता है,
जो सीव ट्यूब मेंबर है उसमें मान लीजिए न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा बढ़ गई ताकि चीज़ें आसानी से ट्रांसलोकेट हो सके। और फिर ये समझिए कि अगर मान लीजिए कंपेनियन सेल मर गया तो क्या असर आएगा साथ वाले सेल के ऊपर, एक ये क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। अपलोडिंग कैसे होती है शुगर की, जाइलम के साथ में क्या इंटरेक्शन है वाटर का मूवमेंट का, और किस तरह से ट्रांसलोकेट होता है, और उसके बाद में क्या प्रोसेस है अनलोडिंग का, ये भी चीज देखिए। और अनलोडिंग के बाद में जो वहां के जो सेल्स हैं जहां पर आप अनलोड कर रहे हैं उसके अंदर जो ट्रांसलोकेट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जैसे मान लो सपोज कीजिए हम ये कह रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल जो लीफ है, लीफ का जो मीजोफिल सेल है वहाँ से अपलोड किया आपने, वहाँ से फिर पानी की वजह से आपने ट्रांसलोकेट किया, किस तरह से जाइलम से पानी कहाँ मूव करता है सोर्स पे और कहाँ पर सिंक पे किस तरह से कहाँ मूव करता है, अनलोडिंग एक्टिव है कि पैसिव है, अपलोडिंग एक्टिव है कि पैसिव है, एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल एंड हाउ व्हेन दे आर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे एंटर इनटू द सेल। ये भी एक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और लास्ट में अगर आप देखेंगे गर्डलिंग पे एक एक्सपेरिमेंट आता है। सो गर्डलिंग कहते किसे हैं, और अगर मैंने गर्डलिंग कर दी तो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पहले अगर मान लीजिए डेथ हुई तो शूट सिस्टम की होगी कि रूट सिस्टम की होगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपने करना है। सो मुझे उम्मीद है इस चैप्टर को मैंने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब मुझे उम्मीद है मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं, आपको इन सब के आंसर आते ही होंगे। अगर नहीं आते हैं कुछ के तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कहा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक बड़ी किताब पढ़ लीजिए और उसके बाद मास्टर क्लास कीजिए, या शुरू में ही मास्टर क्लास कीजिए अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है। और मास्टर क्लास करने के बाद में प्लीज ट्राई टू लिसन टू द ऑडियो सॉल्यूशंस, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अब आपके दिमाग में मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। सो जब आप उस क्वेश्चन को समझेंगे, जब आपके सामने वो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में टिंकरिंग मैंने कर दी है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लो इसका ऑडियो सॉल्यूशन। और ऑडियो सॉल्यूशन सुन के अब आपको ये भी समझ में आएगा कि किस स्फीयर में इसका आंसर आ सकता है। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये अप्रोच थोड़ी सी पसंद आई होगी। जरूर मुझे बताइएगा वेदर दिस अप्रोच वॉज हेल्पफुल टू यू और नॉट। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।